हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सुशील एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके दोस्त डॉक्टर एम ए अंसारी के साथ। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा वो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा। और उसमें जो टॉपिक है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो टॉपिक होगा। उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एम ए अंसारी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो चलें बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल reactivity to the alkali metal and the halogen are given, which of these statements gives the correct picture। हमसे ये कहा गया है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमें, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से ये चूज करना है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स है और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है, उसमें क्या करेक्ट पिक्चर होगी, क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। तो आइए हम लोग इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द एल्कली मेटल्स but increases in the halogens with increase in the atomic number down the group। बच्चों, हम जब पीरियोडिक टेबल में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मूव करने पर हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और साथ ही साथ नंबर ऑफ बैलेंस सेल भी बढ़ते हैं। ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा वो उतनी ही तेजी से रिएक्शन करेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर कह रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द एल्कली मेटल्स बट इंक्रीजेस इन द हैलोजेंस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, यहां लिखा गया है कि डिक्रीज करती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट मेरा गलत हुआ। अब देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, इन बोथ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फिर गलत लिखा है, एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी से ही हमें पता चला कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस। ये बात गलत लिखी है। एल्कली मेटल्स के लिए तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हैलोजेंस के लिए ये गलत स्टेटमेंट है। बच्चों, गलत क्यों है? क्योंकि हैलोजेंस जो होते हैं हमारे, वो पाए जाते हैं X2 के फॉर्म में, X2 के फॉर्म में। और हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है उसका ऑर्डर होता है हमारे पास F2 Cl2 Br2 और I2। अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा टॉप टू बॉटम चलने पर हैलोजेंस का सीक्वेंस है, मतलब रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझते हैं। क्योंकि जो फ्लोरीन है बच्चों, उसमें फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर पाए जाएंगे, इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर पाए जाएंगे। यहां पर फ्लोरीन के लोन पेयर में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और स्टेबिलिटी कम होती है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई। तो क्लोरीन Br2 और I2, ये हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा हैलोजन के केस में। इन एल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, बट इन द हैलोजेंस इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही लिखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा ऑप्शन 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव साइन के साथ में होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसके नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में निकलने वाली, रिलीज होने वाली एनर्जी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी हमारी वो ज्यादा होगी। किसकी? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। जब एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। तो हमसे यहां कहा गया विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक
स्पेसीज, ये स्पेसीज हमको दी गई हैं बच्चों। जनरली क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक है और राइट हैंड साइड में हमारा पी ब्लॉक है। जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं वहां मेटल्स मिलते हैं, जब हम पी ब्लॉक में जाते हैं मेटल नॉन मेटल सभी मिलते हैं हमें, लेकिन नॉन मेटल हमें इस साइड में मिलते हैं, एकदम राइट हैंड साइड में। तो यहां से क्या होता है, ऐसे जब हम आते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, ठीक है ना। तो जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेगा, जल्दी से गेन करेगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहां से जो है हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एड into the neutral isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy और electron affinity। सिंपल हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इधर वाले एलिमेंट्स की ज्यादा होगी, मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब 16 ग्रुप के 2 एलिमेंट दिए गए हैं, एक है हमारे पास सल्फर, एक है हमारे पास ऑक्सीजन। दूसरा हमें यहां पर दिया गया है फ्लोरीन और यहां पर दिया गया है क्लोरीन, ये दिए गए। तो हम ये तो जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी ज्यादा होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन और सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी फ्लोरीन और क्लोरीन की होगी, ठीक है ना। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप देखोगे तो एक दो स्टेटमेंट इसमें से कम हो जाएंगे। अगर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता है तो आप इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप यूज करके और लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में कम होता चला जाता है। जब साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एड ऑन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से एड ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना होता है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका साइज थर्ड पीरियड एलिमेंट से बहुत छोटा होता है। जब ज्यादा छोटा साइज होगा तो उसके अपने इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। जैसे मैं यहां फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर करूं बच्चों, तो फ्लोरीन और क्लोरीन, इसके वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके वैलेंस सेल में भी हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे लगता है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 7 हो गए, ठीक है ना। ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में भी हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें 2 ही सेल हैं, 2 ही सेल हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसको हम 2 और 7 करके लिख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसको हम 2, 8 और 7 करके लिख सकते हैं। इसका साइज बड़ा है तो इसमें जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन कम होगा, लेकिन इसका साइज छोटा होगा, इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों में ही खुद रिपल्सन है तो क्या वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो क्या होता है, अगर साइज ज्यादा छोटा होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा होता है, तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के साथ में रिपल्सन फेस करता है, जिसकी वजह से वो आसानी से एड ऑन नहीं हो पाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो साइज छोटा होने की वजह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, जबकि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, इसकी इससे ज्यादा होगी और इसकी इससे ज्यादा होगी। जो करेक्ट ऑर्डर मेरा बनेगा वो बनेगा Cl सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। यही ऑप्शन हमें यहां पर देखना होगा। तो ये ऑप्शन बच्चों हमको मिलता है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, अ सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ elements would be associated with which of the following electronic configuration। बच्चों हमसे कहा जा रहा है सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब ये हुआ कि हमसे ये कहा जा रहा है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में सडन लार्ज जंप कहां पर मिलेगा। तो बच्चों वही मिलेगा जिसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता होगा। एक को तो वो आसानी से रिलीज कर देगा, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा एक को, लेकिन दूसरे को नहीं निकालेगा क्योंकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा। तो देखेंगे यहां से हमारे पास में है 1s2 2s2 2p6, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये सोडियम एलिमेंट है मेरा, क्या है? सोडियम एलिमेंट है मेरा। और अगर मैं बात करूं 2 4 10 13 ये मेरा एल्युमिनियम एलिमेंट है। और अगर मैं बात करूं इसकी p6 3, बेटा ये तो गलत ही लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s में एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद p में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। 1s2 2s2 2p6 3s2 ये मेरा मैग्नीशियम है बेटा, क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो ये सोडियम और मैग्नीशियम। अभी इसको देखेंगे तो इसके भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद हमको कॉन्फ़िगरेशन 2p6 मिलेगा, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हमको 3s2 मिलेगा, ठीक। अब इसमें जो रह जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसमें हमारे 12 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये मेरा हो जाएगा बच्चों नोबल गैस नियॉन की तरह और ये हो जाएगा Mg मैग्नीशियम की तरह। तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देख रहे हैं तो हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही देखना था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में देखना है ना। तो यहां पर मुझे मिलेगा लार्ज जंप सोडियम में देखने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना होता है? मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन को आप लगाएंगे इस तरीके से, जो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो हमें यहां पर बेसिकली आयनिक कंपाउंड ही देखना है। LiCl हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है, फजान रूल से आप लोग देखते हैं। BCl3 हमारा ये कोवलेंट कंपाउंड है, CCl4 कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। ये सारे हमारे जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। सॉरी, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड है? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सेम एटम के बीच में नहीं है, डिफरेंट एटम्स के बीच में है, तो कुछ पोलरिटी पाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन BeCl2 जो है ये हमारा आयनिक कंपाउंड, तो इसीलिए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा BeCl2, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग आयन इज। बच्चों सबसे पहली चीज याद रखिए, ये जो स्पीसीज दी गई हैं इसमें हम देखेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसमें भी हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसमें भी हमें कितने मिलेंगे? बेरिलियम नहीं है, बेरियम है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। बेरियम का जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 हम कम कर देंगे तो हमको लगभग इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने जाकर के? बेरियम देख लेते हैं कि कितना इसका आता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एग्जैक्टली ऐसे तो एकदम याद होता नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है ना। इससे पहले के जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास वो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास ये होता है 3 11 19। बच्चों इसको जो है हम लोग मैजिक नंबर से निकालते हैं, ठीक है ना। 37 जब पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया जाता होगा तो आपको बताया जाता होगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। 55 और ये हो जाएगा मेरा 56। तो 56 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बचेगा 54 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें जब देखोगे तो इसमें क्या होगा? Al+3, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इसका साइज तो जो है हमारा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये काफी नीचे है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से, ठीक। इसका तो बहुत बड़ा होगा, ये तो हो नहीं सकता। बाकी इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको करना क्या, बेसिकली हमेशा याद रखिए कि जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम, उसका साइज जो होता है अपने कैटायन से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? कैटायन से। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम पाए जाते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। या हम ये कह लें कि जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो उतना ही साइज में बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में Na+ पर है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा Na+।